नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको एफआईआर से जुड़ी जानकारी देंगे। थाने में लिखित रूप से किसी अपराध की दी जाने वाली सूचना को एफआईआर कहा जाता है। अपराध के संज्ञेय होने पर ही एफआईआर लिखी जाती है। अगर किसी अपराध की शिकायत फोन पर की गई है तो शिकायतकर्ता को बाद में थाने जाकर एफआईआर का पंजीकरण कराना चाहिए। प्रभारी के थाने में नहीं होने पर थाने के सबसे वरिष्ठ अधिकारी से शिकायत की जा सकती है। अगर थाना प्रभारी ही एफआईआर लिखने से मना कर दे तो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी से इसकी शिकायत भी की जा सकती है। किसी भी अपराध की रिपोर्ट पुलिस को दर्ज करवाने के लिए जैसे ही आप थाने में जाते हैं तो आपको अपने साथ घटे अपराध की जानकारी देने के लिए कहा जाता है। इसमें अपराध का समय, स्थान, मौके की स्थिति, ये सब जानकारियां पूछी जाती हैं। ये सारी जानकारी डेली डायरी में लिखी जाती है, जिसे रोजनामचा भी कहा जाता है। बहुत से अनजान लोग इसे एफआईआर समझ लेते हैं और अपनी तरफ से संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए जब भी अपराध की रिपोर्ट दर्ज करवाएं, एफआईआर लिखवाएं और इसकी कॉपी लें। ये आपका अधिकार है। एफआईआर दर्ज करने में लापरवाही और देरी के लिए भी आप जिम्मेदार अधिकारी की शिकायत कर सकते हैं। एफआईआर की पहचान के लिए इस पर एफआईआर नंबर भी दर्ज होते हैं, जिससे आगे इस नंबर के मामले की प्रक्रिया चलाई जा सके। अहम बात इसमें यह है कि एफआईआर पंजीकृत करने के लिए किसी भी प्रकार की फीस नहीं लगती। अगर पुलिस अधिकारी इसकी मांग करता है तो तुरंत उसकी शिकायत बड़े पुलिस अधिकारियों से करे। ये तो कुछ बुनियादी जानकारी हमने आपको बताई। हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी आपको एफआईआर से जुड़ी कानूनी पहलुओं की विस्तार से जानकारी देंगे। अगर आपका एफआईआर से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके कानूनी राय प्राप्त कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रहा है। तो एफआईआर से जुड़ी कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं। आप इन नंबर्स पर कॉल करके कानूनी राय प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परमानंद पांडे जी। बहुत स्वागत है परमानंद जी आज के इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले जिस मुद्दे को लेकर हम आए हैं, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, यानी कि एफआईआर, उसी की परिभाषा आपसे जानना चाहेंगे कि कानून के नजर में जो एफआईआर की परिभाषा है वो क्या कहलाती है। की नजर में एफआईआर की परिभाषा ये धारा 154 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में की गई जी। उसमें यह है कि कोई भी संज्ञेय अपराध जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसी के बारे में एफआईआर दर्ज हो सकती है। और जैसा आपने अभी बताया कि आपको वहां जाकर के रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ती है, और अब तो ऐसा भी हो गया है कि अब आप ऑनलाइन एफआईआर भी दर्ज करा सकते हैं जी। लेकिन उसके साथ ये है कि आपको कई बेसिक जानकारी देनी पड़ती है। क्या हुआ है, अपराध का क्या स्वभाव है, किस ढंग का अपराध हुआ है और कितने लोग इन्वॉल्व हैं, पता नहीं आपको मालूम है या नहीं मालूम है। नहीं मालूम है तो अज्ञात लोगों का नाम पर, और किस ढंग का क्राइम हुआ है, किस ढंग का अपराध हुआ है, इसके बारे में कहाँ किस क्षेत्र में अपराध हुआ है, ये देनी पड़ेगी अपना एफआईआर दर्ज कराने के लिए। जब यह जानकारी मिल जाएगी तभी पुलिस वो एफआईआर दर्ज करेगी, और एफआईआर दर्ज करने के बाद उसकी आपको एक कॉपी मिलेगी। और कॉपी पर आपके नाम पता होंगे, सिग्नेचर होगा, आपके उस पर अपने दस्तखत होंगे, और दस्तखत देने के बाद तभी आपके एफआईआर मान ली जाएगी। तो अन्यथा वो एफआईआर नहीं मानी जाएगी। जैसा कि आपने भी बताया इस चीज को कि वो डेली डायरी के अंतर्गत, वो रोजनामचे के अंतर्गत बात मानी जाएगी। ठीक है। अब परमानंद जी, अगर हम बात करें एफआईआर दर्ज करने की जो प्रक्रिया है, पूरा जो प्रोसेस है वो क्या है? एफआईआर दर्ज करने का प्रोसेस तो यही है कि आप जाएंगे, एफआईआर वहां दर्ज कराएंगे। एफआईआर का मतलब होता प्रथम सूचना रिपोर्ट, यानी सबसे पहली जो सूचना दी जा सकती है वही सूचना है। एफआईआर का मतलब ये नहीं है कि केवल उसी व्यक्ति को जाकर के रिपोर्ट दर्ज कराने का अधिकार है जो व्यक्ति उससे पीड़ित है। नहीं, वो व्यक्ति भी जाकर के एफआईआर दर्ज करा सकता है जो उसके बारे में जानकारी रखता हो, जिसको ये लग रहा हो कि ऐसी जानकारी हुई है। इसमें यह भी कोई जरूरी नहीं है कि वो प्रत्यक्षदर्शी हो। मान लीजिए कोई ऐसी घटना हुई है जिसमें वो प्रत्यक्षदर्शी न रहा हो, तो भी वो एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार है। उस पर जाकर के थाने में सूचना दे और थाने उसको वहां पर थाने पर बताए
कि इस ढंग का अपराध यहाँ पर हुआ है, ये घटित हुआ है अपराध, इसकी सूचना आप लिख लीजिए। इस सूचना की जानकारी वो देने का अधिकार आपको है और वो सूचना ही FIR मान ली जाती है। जी जी। ऐसे में अगर हम 0 FIR की बात करें तो 0 FIR क्या होती है? अब देखिए, 0 FIR का मतलब तो ये हुआ कि कहीं भी किसी क्षेत्र में कोई घटना होती है तो ये कह करके पुलिस वाला पल्ला नहीं झाड़ सकता है कि मैं FIR दर्ज नहीं करता। FIR तो वो दर्ज करेगा ही करेगा, चाहे कहीं भी क्षेत्र में हो, उसको FIR दर्ज करने के बाद उस क्षेत्र में बाद में उसको FIR को ट्रांसफर कर देता है, वहां पर स्थानांतरित कर देता है। जैसे 1 मिनट के लिए हम आपको बताएं, जैसे आप ट्रेन में किसी जगह और ट्रेन में कोई घटना इस ढंग की हो जाती है और मान लीजिए कुछ भी इस ढंग की घटना होती है किसी महिला या पुरुष के साथ, तो महिला या पुरुष कहीं भी उसको FIR को दर्ज कराएगा और FIR दर्ज कराने के बाद उसको ये सूचना देगा कि इस स्टेशन से इस स्टेशन के बीच में ये घटना हमारे साथ ट्रेन में हुई है। तो GRP उसको नोट करती है और उसके बाद FIR दर्ज हो जाती है। उस FIR को 0 FIR करते हैं। हो सकता है वो क्षेत्र में घटना ना हुई हो, तो 0 FIR दर्ज होने के बाद उस क्षेत्र में उस FIR को भेज दिया जाता है जहां पर ये घटना हुई है और फिर पुलिस वहां की जांच करती है, तब ये उसको जांच करने का अधिकार मिल जाता है। यही FIR और 0 FIR में फर्क है। बस बेसिकली कोई फर्क नहीं है दोनों में, FIR और 0 FIR में, बस केवल इतना फर्क है वो क्षेत्राधिकार की बात आ जाती है। वो क्षेत्राधिकार में पुलिस के रहता है तो ठीक है, और नहीं रहता तो वहाँ FIR दर्ज करने के बाद पुलिस उस क्षेत्र में उसको ट्रांसफर कर देती। जी परमानंद जी, अब FIR में जो हमें जानकारियां देनी चाहिए, जो दी जाने वाली जानकारियां हैं, उसके बारे में भी बताइए कि क्या कुछ उसमें जो जानकारियां हैं वो दी जा सकती हैं? एक तो पहले तो घटना का, जैसे घटना या क्राइम या अपराध जो ये हुआ है, इसके बारे में आपको ये बताना पड़ेगा कि किस ढंग का अपराध हुआ है। संज्ञेय अपराध होना जरूरी है। FIR में मैंने पहले ही बताया था कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए, ये संज्ञेय अपराध होना चाहिए जिसका पुलिस ले सके, संज्ञान ले सके। तो उस घटना के बारे में आपको बताना पड़ेगा, फिर अपना नाम पता देना पड़ेगा और घटना के बाद किस ढंग का कब हुआ ये घटना, टाइम उसके बताने पड़ेगा, समय क्या, तारीख क्या है और किस क्षेत्र में, कहाँ, किस स्थान पर ये घटना हुई है, ये विस्तृत जानकारी इसको देनी पड़ेगी, जो कि पुलिस से विवेचना करने में, उसकी जांच करने में पुलिस के लिए आवश्यक होगा। अगर उसको पूरी जानकारी ये नहीं होगी कि किस जगह पर ये घटना हुई है, कौन कौन से लोग इस घटना में कारक थे, हो सकता है कि उनको जानकारी उनके बारे में ना हो, लेकिन पुलिस की जांच करने के लिए ये आवश्यक होगा कि वो बताएं कि कहाँ, किस क्षेत्र में, किस स्थान पर, किस समय, किस तारीख को ये घटना हुई है, उसकी पूरी की पूरी सूचना पुलिस को दी जानी जरूरी है। तभी जाकर के पुलिस का विवेचना यानी इन्वेस्टिगेशन या जांच कर सकती है। जांच करने के बाद जब पुलिस इसके बारे में, वो पुलिस मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट देती है। संज्ञेय अपराध का मतलब ये है कि जब तक वो बताएंगे तो उसमें पुलिस तभी वो मजिस्ट्रेट के सामने उस रिपोर्ट के पेश करती है। ये सेक्शन 173 के तहत वो पुलिस के पास पुलिस की अपनी रिपोर्ट भेजनी पड़ती है मजिस्ट्रेट के पास। तब मजिस्ट्रेट उसका बताते हैं कि हाँ, इसमें क्या कमी रह गई, क्या नहीं कमी रह गई है, क्या बात हो सकती है। अगर क्लोजर होगा तो क्लोजर रिपोर्ट लगाएगी और नहीं तो उसके बारे में उस पर मुकदमा चलेगा उसी ढंग। बिल्कुल, जैसे अभी आपने परमानंद जी जिक्र किया कॉग्निजेबल या संज्ञेय या नॉन कॉग्निजेबल जुर्म का, तो ये क्या होता है, किस तरह का अंतर इन दोनों में होता है, भिन्नताएं किस तरह की होती हैं? जी, संज्ञेय अपराध जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है कि संज्ञेय अपराध कोई गंभीर अपराध है, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो असंज्ञेय अपराध है, जिसको कहते हैं कि जैसे छोटी, किसी ने किसी को मार दिया, किसी ने पीट दिया, कुछ जंग के घटना हुए, और तो ये संज्ञेय, ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। इस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस पर पुलिस FIR दर्ज नहीं करती। लेकिन संज्ञेय अपराध हुआ, जैसे रेप हुआ, मर्डर हुआ या किसी के साथ अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ, इस ढंग के घटनाएं अगर होती हैं, किसी के मारने का ढंग की घटना हुई, बहुत गंभीर रूप से किसी की मारने की घटना आ गई, तो ये 2-3 चीजें जो है, जिसको आप अंग्रेजी में एक शब्द है हीनियस क्राइम से इस ढंग के होते हैं, तो इस ढंग का अगर अपराध होता है तो वो संज्ञेय अपराध में माना जाएगा।
अन्यथा ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे घटनाएं होती रहती हैं। वो ये घटनाएं अपराध तो हैं, निश्चित तौर पर अपराध हैं, लेकिन वो अपराध ऐसे हैं जिनको संज्ञेय अपराध नहीं माना जा सकता है। और जब वो संज्ञेय अपराध नहीं होते हैं तो पुलिस का उसका FIR भी दर्ज नहीं करती है। वो डेली डायरी रोजनामचे के बाद, जैसा आपने अपने प्रस्तावना में भी कहा था कि वो रोजनामचे में दर्ज कर लिया जाता है। जैसे आप देखें कि आपको किसी को FIR दर्ज कराना है तो लोग कहते हैं कि आपका हमारा पर्स हो गया। पर्स क्या गया है तो पर्स में कहेंगे कि या पर्स किसी ने छीन लिया है, जेब कतरे ने। तो सामान्य तौर पर पुलिस जो है इस ढंग का कि इसको संज्ञेय अपराध में नहीं मानती है। वो कह देती कि आपका हम रिपोर्ट जो दर्ज कर लेते हैं कि आपका कुछ गया था उसमें उन्होंने कहा हमारा फोन गायब हो गया था, ये इस चीज को हो गया, तो वो ऐसे ही मान लेते हैं कि इनका गायब हो गया था। जब गायब हो गया था तो उसी के आधार पर आपको दोबारा फोन या सिम कार्ड नंबर मिल जाएगा। लेकिन वह संज्ञेय अपराध न मान करके उन्होंने नॉन कॉग्निटिव ऑफेंस माना और उसको डेली डायरी में दर्ज किया। और दर्ज करने के बाद जो आपको सुविधा मिल सकती है वो मिल जाएगी, लेकिन उसको पुलिस पे जांच बहुत ज्यादा नहीं करती। ठीक है। अब कोई भी अपराध जो संज्ञेय है उसमें पुलिस को FIR दर्ज करनी होगी, पुलिस कोई बहाना नहीं बना सकती, इसके बारे में बताइए। जी, अगर संज्ञेय अपराध हुआ, मान लीजिए कहीं पर एक मिनट के लिए हम बात कर रहे हैं, कहीं पर कोई मर्डर हो गया, कहीं कोई कत्ल हो गया है, तो पुलिस कैसे उसको छोड़ सकती है? क्योंकि पुलिस को उसकी जांच करना आवश्यक है। ये घटना ऐसी है कि जिसके बारे में उसको जांच करना, कोई रेप की घटना हुई, कोई बलात्कार की घटना हुई, किसी नारी के उत्पीड़न की घटना हुई, तो इसके बारे में उसको जांच करना ही होगा और जांच करके उस पर रिपोर्ट आपको देनी ही पड़ेगी। पुलिस को जब इस का आप जानकारी देंगे तब वो संज्ञेय अपराध है और संज्ञेय अपराध की जांच जरूरी हो जाती है। इसलिए संज्ञेय अपराध का रिपोर्ट दर्ज करना, FIR दर्ज का पुलिस का दायित्व है और उससे वो पीछे नहीं हट सकती है। अगर इस ढंग का उससे मान लीजिए पुलिस दर्ज न करे तो पुलिस को ऊंचे अधिकारियों से उसकी शिकायत की जा सकती है। और आजकल तो कई चीजें हो गई हैं, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन हो गया है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो गया है, बहुत सारी जगहों पर उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है, कोर्ट में सीधे उसकी दरखास्त दी जा सकती है और जांच करने के बाद पुलिस के ऊपर आरोप बता दिया जा सकता है कि पुलिस को हमने ये जानकारी दिया, फिर भी पुलिस ने हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। लेकिन पुलिस ऐसा सामान्य तौर पर संज्ञेय अपराध में नहीं करती है, क्योंकि पुलिस अगर ऐसा करेगी तो पुलिस को खुद फंसने का डर रहता है। तो ये इस चीज को आप ध्यान में रखिए कि ऐसे अपराधों में पुलिस निश्चित तौर पर FIR दर्ज करती है। अगर नहीं करती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होने की पूरी संभावना होती है और उसके खिलाफ उसके उच्चाधिकारी करते हैं। उच्चाधिकारी नहीं करेंगे तो नेशनल स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन करेगा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन करेगा, कोर्ट में भी सीधे आप जा सकते हैं और कोर्ट से भी आपको रिलीफ मिल जाएगी। परमानंद जी, आगे आपसे हम सवाल पूछना चाहेंगे कि पुलिस द्वारा FIR दर्ज नहीं किए जाने पर क्या कुछ किया जा सकता है, क्या अधिकार है किसी शख्स के पास? जी पूजा जी, अभी आपको मैंने ये बताया था कि अगर पुलिस FIR दर्ज नहीं करती है, जैसा कि सामान्य तौर पर ऐसा आमतौर पर शिकायतें आती हैं कि कई बार थाने में अपनी वाहवाही लूटने के लिए पुलिस इस ढंग को बताती है कि जैसे हमारे क्षेत्र में कोई अपराध हुआ ही नहीं। तो अपराध अगर बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो भी वो कम करके रखते हैं कि जिससे FIR दर्ज कम किया जाए। ऐसा पुलिस के द्वारा टैक्टिक्स अपनाई जाती है। इस ढंग का तीन तिक्रम पुलिस के द्वारा किया जाता है। ये सामान्य सी बात है, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में सब लोग देख रहे हैं, हिंदुस्तान का तमाम देशों में इस ढंग की यहाँ तो लेकिन जब हमने कहा ना कि आज स्थिति बहुत कुछ हो चुकी है, ट्रांसपेरेंसी जिसको पारदर्शिता कहते हैं, बहुत हद तक पारदर्शिता आ चुकी है। आजकल हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, हर व्यक्ति के पास इंटरनेट कनेक्शन है। तो ज्यों ही अगर इस ढंग की बात आती है कि पुलिस हमारी FIR दर्ज करने से इनकार करने लगती है, हीले हवाला या कोई बहानेबाजी करती है, तो हम तुरंत बड़े अधिकारियों के पास उसको ले आएंगे और उनको बताएंगे कि देखिए इतना अपराध हुआ है और इस अपराध की सूचना मैं यहाँ दर्ज कराने के लिए आया हूँ, लेकिन पुलिस इस सूचना को दर्ज नहीं कर रही है। तो कई बार उसी में कहा जाता है कि आप ऑनलाइन करा दीजिए। अगर ऐसी स्थिति है तो उसमें तो बहानेबाजी नहीं चलेगी, लेकिन अगर बहानेबाजी करते हैं ऑनलाइन भी ये भी कि अगर वो दूसरे चीज में कन्वर्ट कर देते हैं तो आप उसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दीजिए
और उच्च अधिकारियों के बाद अगर नहीं होता है तो मजिस्ट्रेट के पास सीधे कंप्लेंट करिए, उसकी शिकायत करिए, और मजिस्ट्रेट के यहाँ से भी अगर नहीं बात बनता है तो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन तक ले जाइए कि देखिए हमारे मानवीय अधिकारों का हनन किया गया है और पुलिस ने इसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है, इसलिए पुलिस के खिलाफ, लिहाजा पुलिस के खिलाफ कोई एक्शन, कोई कार्रवाई की जानी चाहिए। ये पुलिस तब होता है जबकि FIR दर्ज करने में पुलिस हीला हवाली करे, बहानेबाजी करे तब। बिल्कुल। अब FIR होने के बाद क्या कानूनी रास्ते किसी के पास भी रह जाते हैं? क्या उसके पास कानूनी अधिकार होते हैं? FIR दर्ज हो गई है तो फिर ये विवेचना का काम है पुलिस को। पुलिस FIR दर्ज कराएगी। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ मान लीजिए झूठी FIR दर्ज हो, तो झूठी FIR दर्ज कराने के लिए वो व्यक्ति हाई कोर्ट में जा सकता है। हाई कोर्ट में ही या सेशंस कोर्ट में जा सकता है, दो चीजें। तो सेशंस कोर्ट में होता है सेशंस कोर्ट, और हाई कोर्ट में ही उस चीज को लेके जा सकते हैं कि FIR को क्वेश करें। लेकिन हाई कोर्ट में 482 सेक्शन 482 के अंतर्गत हाई कोर्ट को अधिकार है कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ गलत FIR दर्ज हुई है तो उस FIR को रद्द कर दे। और इसके अलावा भी एक अधिकार हाई कोर्ट के अंतर्गत, हाई कोर्ट चूंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, एक संवैधानिक न्यायालय है, इस संवैधानिक न्यायालय को पूरी तरह से अधिकार है वो बहुत सारी चीजों को देखे और किसी भी व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है तो उस पर उसकी मदद करें। तो आर्टिकल 226 धारा 226 के अंतर्गत संविधान की कोई भी व्यक्ति वहां पर हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकता है, और रिट फाइल करने के बाद हाई कोर्ट इस चीज को देखेगा कि वाकई इस व्यक्ति के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई की जा रही है दुर्भावनावश, तो पुलिस हाई कोर्ट FIR को तुरंत क्वेश कर सकता है इस व्यक्ति के खिलाफ, जिसके खिलाफ अगर झूठी FIR दर्ज हुई है। तो इसका यही एकमात्र तरीका है। अदरवाइज तो पुलिस के पास कोई अधिकार नहीं कि एक बार FIR दर्ज हो गई है तो FIR दर्ज करने के बाद उसमें कोई तब्दीली कर सके, उसमें कोई परिवर्तन कर सके, उसको कोई अधिकार नहीं इसमें कर सकता है। बिल्कुल, बड़ी अहम जानकारी आपने परमानंद जी दी है इसको लेकर। अगर प्राथमिकी रद्द नहीं होती और गिरफ्तारी की तलवार लटकती है तो क्या किया जा सकता है? जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल इसलिए है कि कई राज्यों में ऐसा है कि एंटीसिपेटरी बेल है और कई राज्यों में एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान खत्म कर दिया गया, अग्रिम जमानत जिसको कहते हैं। जैसे अब मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में पहले ये था कि पहले अग्रिम जमानत का प्रावधान था लेकिन बाद में खत्म कर दिया। अब फिर एक साल के इधर, एक साल में अग्रिम जमानत। कई बार ऐसा होता है कि बहुत व्यक्तियों के खिलाफ कुछ दुर्भावना से लोग ऐसी FIR दर्ज करा देते हैं, कुछ दिन करा देते हैं कि उसमें लेकर के व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जाती है, उसमें उसका पूरा मान सम्मान चला जाता है। और सरकारी नौकरी में है अगर वो, तो 48 घंटे किसी, मान लीजिए 1 मिनट के लिए मैं बता रहा हूँ, किसी महिला ने किसी के ऊपर कोई ऐसा आरोप लगा दिया कि उसने उसके साथ छेड़खानी किया और बहुत दुर्व्यवहार करने की कोशिश की, अगर उसके खिलाफ FIR दर्ज होता है तो सरकारी नौकरी में रहने वाला व्यक्ति 48 घंटे से ज्यादा अगर उसमें कारागार में रह जाता है तो उसकी नौकरी सस्पेंशन तो हो ही जाता, फिर उसके बाद जांच होती, जांच में हो सकता है नौकरी भी चली जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि एंटीसिपेटरी बेल 439 439 के अंतर्गत वो व्यक्ति तो जाए और एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दायर करें, और अर्जी दायर करने के बाद वो इन चीजों को बताया कि इन परिस्थितियों में कि देखिए हमसे पहले से इनसे कोई दुश्मनी थी, कोई हमारे साथ इनका दुर्भावना की बात थी और कोई हमने अपराध नहीं किया है। अपराध कहने की बात नहीं, उसके पीछे पूरा प्रमाण देना पड़ेगा, ठोस प्रमाण देना पड़ेगा कि मुझे फंसाया गया, झूठा फंसाया गया है, इसलिए इस FIR को रद्द कर दिया जाना चाहिए, क्वेश किया जाना चाहिए। तब हाई कोर्ट उस FIR को दर्ज कर देता है। यही एकमात्र विकल्प बना चाहता है व्यक्ति के खिलाफ, उस व्यक्ति के पास जिसके खिलाफ झूठी FIR दर्ज की गई है। बिल्कुल। अब ऐसे में एक और अहम सवाल है, क्या पुलिस किसी बच्चे के खिलाफ FIR दर्ज कर सकती है? क्या बच्चे को गिरफ्तार भी किया जा सकता है? और एक बात आपने ये भी ठीक, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि बच्चे के खिलाफ FIR दर्ज की जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। 7 साल से कम का बच्चा है तो उसके से ऊपर का बच्चा है तो उसके हर जगह पर बच्चे की देख रेख के लिए
एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होता है, उसमें इस चीज को देखा जाता है कि बच्चा कई बार इस ढंग का दिखाई दे रहा है कि अगर वो अपराध कर रहा है, अपराध की तरफ उन्मुख हो रहा है, तो उसके खिलाफ निश्चित तौर पर एफआईआर दर्ज की जा सकती है। और एक नहीं, कई ऐसे फैसले आए हैं कि माइनर होते हुए भी, कम उम्र का होते हुए भी बच्चा कई बार ऐसा अपराध करता है जो कि बड़े बड़े लोग भी नहीं कर पाते हैं। तो बड़े बड़े लोगों को इस नाते कि वो बच्चा है, इस नाते उसको छोड़ दिया जाए, ऐसा कोई कानून में प्रावधान नहीं है। हाँ, उसके लिए सुधार गृह बनाए गए हैं। आप देखेंगे कि जब 18 साल से कम के बच्चे कई बार अपराध करते हैं तो उनको जेल नहीं की जाती है, उनको सुधार गृह में भेज दिया जाता है, क्योंकि उनको सुधरने की एक उम्र होती है। लेकिन उनके खिलाफ निश्चित तौर पर एफआईआर दर्ज की जा सकती है। हालांकि 7 साल से कम का अगर बच्चा है तो उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान नहीं। बिल्कुल। परमानंद पांडे जी, आपने जुड़कर तमाम सवालों के जवाब दिए, अहम जानकारी दी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ सब कुछ साझा करने के लिए। फिलहाल के लिए लीगल हेल्पलाइन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।